आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या देखा, इंटीजर एक हमारा डेटा टाइप है, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, डबल हमारा डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, और उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर नेम। ये जो हमारा पर्टिकुलरली डेटा टाइप है, दैट डेटा टाइप इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलरली डेटा टाइप की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेंजेस होती है, और उस रेंज के हिसाब से हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो चलिए अभी हम हमारी प्रोग्रामिंग के लिए स्टार्टअप करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट एक पॉइंट जो आता है वो आता है वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल यानी क्या? वेरिएबल यहाँ पे मीनिंग ही समझ रहा है कि जो जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वैरी, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कब चेंज होती है? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? ऐसा, वेरिएबल मीन्स द नंबर, मैं नंबर बोलता हूँ फिलहाल के लिए समझने के लिए। वेरिएबल्स का, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ये ध्यान में रखना। तो सपोज कंसिडर कीजिए कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए। तो सपोज कंसिडर कर लीजिए कि मुझे नेम में, सपोज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सिटी या उसका एड्रेस, ये मुझे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एक नेम, सपोज स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो नेम इज द, व्हाट इज द नेम? नेम, नेम क्या रहेगा? उसका वेरिएबल का नाम रहेगा। उसी तरीके से सिटी चाहिए तो सिटी एक वेरिएबल नेम रहेगा। उसका एज चाहिए तो एज एक वेरिएबल रहेगा। ओके, एज एक वेरिएबल रहेगा। ओके, उसी तरीके से अगर उसका फीस चाहिए, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि ये कॉलेज फीस है, तो मुझे फीस मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कॉलेज फीस। ओके, उसी तरीके से उसका डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। उसके परसेंटेज अगर मैं लिखता हूँ कि स्कोर क्या है उसका, तो सपोज मैं, मुझे लिखना है कि थर्ड सेमेस्टर स्कोर, तो मैं लिखता हूँ, देखो, थर्ड सेम स्कोर। देखो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप जो मीनिंगफुल हो, जो मीनिंगफुल हो, जो जिसका मीनिंग निकल सके। जैसे इससे मुझे पता चलता है कि भाई थर्ड सेम स्कोर का उसका डेटा रहेगा। जैसे कॉलेज फीस से मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलरली वेरिएबल कॉलेज फी के लिए अप्लाई किया गया है, ये एज के लिए, इस सिटी के लिए, ये नेम के लिए, कंट्री के लिए, जो भी आप डेटा टाइप्स आप यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हो, वेरिएबल ले सकते हो। ओके, यहाँ तक ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना, इसके बारे में बहुत सारे कंटेंट्स हैं। आप थोड़ा ये किस तरीके से लिखना चाहिए वो अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, कि किसी तरीके से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। देखो कभी भी आपको, अगर हम बोल रहे हैं कि कॉलेज की फीस ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, तो आप इस तरीके से मत लिखिए, कभी भी स्पेस उसके बीच में मत रखिएगा। ओके, एक तो आप कंबाइन लिखिए, मगर कंबाइन लिखने से अच्छा अंडरस्कोर लिखिए। ठीक है ना? तो कॉलेज फीस ये प्रॉपरली दिखने दिखने में भी है, और कंपाइलर आपका एरर नहीं देगा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको कंपाइलर एरर देगा ही देगा। इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल प्रॉपरली होने चाहिए, उसका मीनिंगफुल मीनिंग निकलना चाहिए, और वेरिएबल्स आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल के बीच में आप न्यूमेरिक कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिक कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते। न्यूमेरिक कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें प्रॉपरली मीनिंगफुल चाहिए, तो हमको मीनिंगफुल वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, अभी उसके बाद, अभी हमने डेटा टाइप देखा। अगर सपोज मैं यहाँ से एज एक एंटिटी लेता हूँ, सपोज एज एक वेरिएबल लेता हूँ, तो मुझे एज वेरिएबल, मुझे अगर एज, एज जो है, एज में अगर कुछ, सपोज मैं 35 अगर एज लिखता हूँ, तो 35 एज, ये डेटा मुझे अगर स्टोर करना है, तो एज क्या है? अभी एज तो पता ही नहीं, सिस्टम को पता नहीं है एज क्या है, सिस्टम को पता ही नहीं कि ये वेरिएबल है। हमको इसको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है। ये कैसे पता चलेगा उसको वेरिएबल है? जब हम उसमें यहाँ, जब हम उसको ये बताएंगे कि ये एज जो है, ये एज डेटा टाइप के साथ है। यानी आपको कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर जब करना है, तो आपको डेटा टाइप विद द नेम ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप विद द नेम ऑफ वेरिएबल। अगर मैं कॉलेज फी ये वाला कंसीडर करता हूँ सपोज, ठीक है, कॉलेज फी अगर ये कंसीडर करता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा फीस किस में रहेंगी, पॉइंटेड फॉर्म में रहेंगी, यानी फ्लोट रहेगी। ओके, फीस किस में रहेंगी? पॉइंटेड फॉर्म में रहेंगी, तो फ्लोटेड फॉर्म में रहेंगी, तो मैं इस तरीके से फ्लोट कॉलेज फीस लिख सकता हूँ। उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर का स्कोर, ये भी पॉइंट फॉर्मेट में रहेगा, ये भी पॉइंट फॉर्मेट में रहेगा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगेन क्या लिख सकता हूँ मैं? फ्लोट, ये इस तरीके से लिख पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है, दिस INT एज, फ्लोट कॉलेज फीस, फ्लोट थर्ड सेमेस्टर स्कोर,
तो व्हाट इज दिस, तो ये हमारा बन गया अभी पूरा वेरिएबल। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा था ये वेरिएबल नहीं था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ नाम नाम असाइन कर रहे हैं उसको, दैट इज द, वी आर प्रोवाइडिंग द नेम। व्हेन इट फॉर्म द वेरिएबल, व्हेन दैट वैल्यू, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अभी यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ और इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ, तो इसका मीनिंग ही नहीं है। कब तक मीनिंग नहीं? क्योंकि जब तक मैं कंपाइलर को बताऊंगा नहीं कि ये भाई जो एज है ये इंटीजर की वैल्यू होल्ड करके रखेगा, इंटीजर प्रकार की वैल्यू होल्ड करके रखेगा, इंटीजर प्रकार की वैल्यू यानी इस प्रकार की जो भी वैल्यू आप असाइन करोगे ये होल्ड करके रखेगा, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक ये वेरिएबल बनेगा नहीं। तो अभी आप अगर यहाँ पे देखते हो तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। आप तो एक, अभी इसमें वैल्यू अगर 35 असाइन करनी है तो मैं इज इक्वल टू 35 दे सकता हूँ, और ये मेरा असाइनमेंट हो गया। और दूसरा एक ऑप्शन है कि आप एक अगेन एक लाइन लाइन नीचे ले सकते हो और अगेन 35 लिख सकते हो, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आप हम क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लिखते बैठे, है ना, बार बार एज क्यों लिखें, तो हम तो सिंपली यहाँ पे डबल इज इक्वल टू 35 लिख लेंगे। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलरली वेरिएबल हो गया। ओके, तो वेरिएबल में हमने अभी देख सकते हो आप कि यहाँ पे एक पर्टिकुलरली आपने वैल्यू असाइन कर दी और मैंने ये इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट कर दी। अभी देखो, अभी प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे बनता है कि जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंबाइन करते हो तो दैट फॉर्म्स अ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कंबाइन करते हो तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलरली प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये दिमाग में रख दीजिए, किसी ने भी आपको प्रोग्राम पूछे तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद हमने क्या बोल रहे हैं, फ्लोट के बारे में, और यहाँ पे वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करना ये आपको समझ में आ चुका। ओके, तो ये समझ में आया कुछ, है या ना? यस और नो में रिप्लाई दे दीजिए। Yes, sir. ओके फाइन। तो अभी हमने समझने की कोशिश की कि डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल क्या है। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इसको कमेंट किया है, तो ये जो कमेंट वाला पोर्शन मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, आपको डिस्टर्ब ना हो और मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। तो हम यहाँ पे ऊपर में लिख दिए ये सारी चीज़ें, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये अभी मल्टी लाइन कमेंट हो गया है तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने कमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड कर दिया है। अभी हम हमारे प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करते चलिए, ठीक है। तो अभी कंसिडर कीजिए कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। मुझे अभी कल हमने देखा था कि ये सी आउट एक स्टेटमेंट है जो ये ऑपरेटर यूज करता है, तो दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ एक्सर्शन ऑपरेटर, ठीक है, एक्सरेशन बोल सकते हैं। यानी वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटा को और आउटपुट में डाल रहा है। और इस पर्टिकुलर को हम क्या कहेंगे, इंसर्शन। इस पर्टिकुलर को हम क्या कहेंगे, इंसर्शन, जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये सी आउट कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं सी इन, यानी इनपुट लेना है तो आपको सी इन का यूज करना पड़ेगा, और आउटपुट लेना है तो सी आउट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कल का ही प्रोग्राम मैं इसको सी इन और सी आउट में करके दिखाता हूँ, और फिर बाद में हम फास्ट में प्रोग्राम दूसरे करते हैं, ठीक है। तो कल का प्रोग्राम अगर मुझे प्रॉपरली अगर डिजाइन करना है तो मैं सिंपली, है ना, यहाँ पे ए बी सी, देखो एक लाइन में भी मैंने तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए, चलेगा ना? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अभी मुझे क्या करना है, यूजर को पूछना है कि भाई इनपुट करो वैल्यू ए और बी की, और जो सी में रिजल्ट स्टोर करने वाला हो वो डिस्प्ले करो, ठीक है। तो मैं सिंपली अभी सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ एंटर, सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ एंटर, एंटर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज फॉर ए एंड बी। ओके, ये मैसेज दे रहा हूँ, मैं सिंपली मैसेज दे रहा हूँ किसको, यूजर को। उसके बाद मैं सी इन लिखता हूँ, सी इन में इन इनपुट क्या करना है, एक इनपुट करना है और दूसरा क्या इनपुट करना है, बी इनपुट करना है, हो गया, ठीक है। उसके बाद ए और बी इनपुट हो गया, ए और बी इनपुट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए अभी, आउटपुट में क्या चाहिए, सी आउट, क्या चाहिए आउटपुट में, सम चाहिए, तो मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू दिस। और ये आउटपुट में ये स्ट्रिंग एज इट इज रहेंगी, और मुझे किससे आउटपुट चाहिए, ये सी से आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा। ओके, सी लिख दूंगा और ये सेमीकोलन दे दूंगा, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ प्रोग्राम। जैसे ही मैंने प्रोग्राम सेव किया, अभी जैसे इसको रन करता हूँ तो एग्जीक्यूशन क्या होगा चेक कीजिए।
देखो, एंटर टू वैल्यूज फॉर ए एंड बी। अभी मैं यहाँ से इनपुट कर सकता हूँ। उसने मुझे पूछा कि भाई आप दो वैल्यू एंटर करो। अभी ए और बी की वैल्यू असाइन कर दो। मैं एक 67 लेता हूँ और एक 13 लेता हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे 80 मिल जाएगा। एंटर करता हूँ तो सम इज इक्वल टू 80। इज इट ओके? ये सिंपल प्रोग्राम है जिससे मैं बताना चाहता हूँ आपको इनपुट कैसे करते हैं। ओके, इनपुट यानी यहाँ से मैंने इनपुट कर दिया दो वैल्यू को। ओके, अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि मुझे मैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूँ। अगर सपोज मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है ना? सपोज कंसिडर कीजिए कि मेरे पास अ, मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा 5 वैल्यू, ठीक है? मैं इनपुट करूंगा 5 वैल्यूज। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई 5 वैल्यूज देना है करके। ओके, 5 वैल्यूज देना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटीजर, अगेन लिखता हूँ यहाँ पे इंटीजर। ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम है, यहाँ से आप छोड़ दीजिए। ये सेकंड वाला प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी सी और डी और ई। ओके, मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज ऑलवेज किस में रह सकता है? फ्लोट में रह सकता है, क्योंकि डिवाइडेड बाय हमारा फॉर्मूला क्या बनता है एवरेज का? जो भी नंबर ऑफ एंट्रीज रहेंगी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो अगर मैं 5 नंबर्स ले रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो मैं यहाँ पे ईवीजी लिखता हूँ। उसके बाद मुझे सी आउट मीन्स सेम मैसेज मुझे देना पड़ेगा। सेम मैसेज क्यों? कि मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा कि एंटर 5 वैल्यूज। ओके, एंटर 5 नंबर्स। ये भी बोल सकता हूँ मैं सिंपली, एंटर 5 नंबर्स। ओके, एंटर 5 नंबर्स। अभी 5 नंबर्स कौन कौन से है मेरे पास? लिख लीजिए। ए है आपके पास, बी है आपके पास, सी है आपके पास, डी है आपके पास और ई है आपके पास। ओके, 5 नंबर ये ले लेगा। 5 नंबर लेने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है? एवीजी निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस। ओके, ये वाला रिजल्ट रहेगा। उसके बाद ये जो एवीजी रहेगा, एवीजी इज इक्वल टू, अगेन मैं देखो, एक तो आप एक ही लाइन में कर सकते हो। सपोज इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। कंसिडर कीजिए कि ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और इन सभी को डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। और इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट से क्या होगा? आउटपुट में दिखेगा एवरेज। ओके, तो इस तरीके से आप एवरेज देख सकते हो और यहाँ पे एवीजी लिखोगे। ओके, एवीजी क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से एवरेज आने वाला है। अभी इन सभी को मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको फर्स्ट प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूँ और आगे आगे प्रोग्राम मेरा चलते रहेगा। नेक्स्ट, सेव कर दिया। अभी हमारा सिर्फ यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो मैं सेव कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। नहीं समझ में आया तो मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, एंटर द 5 नंबर्स। ठीक है, अभी 5 नंबर हम एंटर करेंगे यहाँ से। सपोज मैं फर्स्ट वैल्यू 10 डालता हूँ, सेकंड वैल्यू 20, 30, 40 और 50। ओके, 5 नंबर हो गए यानी 50 कितने हो गए हो जाएंगे? ये 50 50 150 और 150 डिवाइडेड बाई 5 30 आ जाएंगे। ओके, एवरेज इज इक्वल टू 30। किस तरीके से 30 आया? ये 10 और 20, 30, 60, 60 और ये 40, 110, वन सॉरी 130 और ये वाला 50, यानी टोटल हो गया 150। 150 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? 30। तो ये हो गया हमारा एवरेज का प्रोग्राम। ओके, समझ में आया? ये सिंपल प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे इनपुट किया है, सिंपली एवरेज मुझे शो करना था इसलिए। ओके, 5 नंबर का एवरेज मैंने इस तरीके से लिखा। मगर ये समझ में आया प्रोग्राम ये किस तरीके से मैंने ड्राफ्ट किया? तो आप ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो। जैसे कि सपोज कंसिडर कर लीजिए, अगर मुझे और एक प्रोग्राम बनाना है। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का फार्मूला क्या है? कोई बता पाएगा? व्हाट इज द कैलकुलेशन एरिया ऑफ अ सर्कल? हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल? अरे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का? 2 पाई r स्क्वायर। pi r square h. पाई r स्क्वायर h। थोड़ा चेक कीजिए पाई r स्क्वायर होगा क्या? 2 pi r square, sir. हाँ, Pi r square. Sorry. तो जो हमारा सर्कल का फॉर्मूला है, अभी हमको क्या लिखना है? 2 पाई r स्क्वायर ना।
2 पाई r स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला है सपोज। ठीक है, ये मेरा एक फार्मूला बनता है। सपोज एरिया ऑफ सर्कल मैं लिखता हूँ और 2 पाई r स्क्वायर अगर उसका फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गया है कि आपको कैलकुलेट करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिससे सर्कल फाइंड आउट हो, सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है कि पाई पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू कैसे लिखते हैं, कांस्ट लिख लेते हैं, पाई लिखते हैं और 3 पॉइंट क्या रहता है, 3.14 ना। हाँ, ये सर पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है सर। हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 फिक्स है वैल्यू हमारी। ठीक है, उसके बाद हमको पता है यहाँ पे रेडियस दिख रहा है हमको, रेडियस। ओके, ये रेडियस, तो ये रेडियस है, तो रेडियस किस फॉर्म में रह सकती है, हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख लेंगे और आर लिखेंगे। ओके, ये एज ए इनपुट लेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे। ओके, और हमारा रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। क्यों फ्लोट में आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट में 3.14 है और हम इनपुट भी हमारा फ्लोट में ही ले रहे हैं, तो हमारा ए ओ सी क्या आएगा, ए ओ सी क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, फ्लोट में ही आएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, ए ओ सी को कैलकुलेट करते हैं, तो फार्मूला के हिसाब से जैसे हमने पाई लिख रहा हो, तो यहाँ पे पाई लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वेयर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अभी हमको पता है कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो हमने हमारा ड्राफ्ट कर दिया। अभी हमको इनपुट क्या करना है, इनपुट हमको रेडियस ही करना है सिंपली, है ना। तो इनपुट रेडियस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी आउट में लिखता हूँ, सी आउट क्या करना है, इनपुट आपको एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, उसके बाद सी इन लिखता हूँ, और सी इन में क्या लिखता हूँ, रेडियस इनपुट करना है, तो ये रेडियस इनपुट कर दिया। एक ही बार इनपुट करूंगा तो आर की वैल्यू अपने आप पास हो जाएंगी, और मुझे यहाँ पे आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे आउटपुट में दिखना चाहिए, आउटर में, तो ये ए ओ सी। ओके, तो इस तरीके से मैं ये प्रोग्राम लिखूंगा, और ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम हो गया। मैं अगेन सेव करता हूँ और इसको ही रन करता हूँ। देखिए, ये प्रीवियस प्रोग्राम मुझे बंद करना है, और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, ये वो वाला ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हम्म, तो कुछ हमने छोड़ दिया है क्या, नहीं, कांस्टेंट मिसिंग, ठीक है। तो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, तो उसका कैलकुलेशन जो भी है, 5 स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो हमारा ये रिजल्ट क्या आ गया, 78.5। तो दिस इज द वे टू राइट अ प्रोग्राम, ये सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना दिया है। ओके, तो आप एरिया ऑफ सर्कल का बना सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ स्क्वायर का, पैरामीटर के फॉर्मूले आपको पता है, वो सभी फॉर्मूले का यूज करके आप अपने प्रोग्राम्स बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हमको फॉर्मूला अगर पता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। ठीक है, हमको फार्मूला अगर पता है तो हमको ड्राफ्ट करने आना ही चाहिए प्रोग्राम। इजी वे से हम प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हमारे पास फार्मूला अगर अवेलेबल है तो। ओके, तो आप कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए, कोई भी फार्मूला लीजिए, उस फार्मूला को किस में आपको असाइन करना है, पहले तो वो डिसाइड कीजिए। सपोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला आप प्रोग्राम में डाल दीजिए, ड्राफ्ट कर दीजिए प्रोग्राम, और स्टार्ट कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। ये सिंपल है, देखो, ये बहुत सिंपल है कि ये यही प्रैक्टिस है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेके क्या फायदा, ये छोटे छोटे प्रोग्राम जब आप टाइप करोगे खुद होके, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो सिंपल वे है कि अगर आपको ये करना है, यानी प्रोग्रामिंग अगर करना है, तो सिंपल केस में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेते हैं। सपोज मैं अगर स्क्वेयर का लिखता हूँ, तो स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं कोई, स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा सिंपल प्रोग्राम हो जाएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्या है, स्क्वेयर
स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल तो है, उसमें स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर ही होता है ना। तो साइड लिख लीजिए यहाँ पे, आपको साइड अगर पता है कि साइड स्क्वायर का निकालना है तो आप साइड स्क्वायर लिख लीजिए, और साइड स्क्वायर को लिखना है तो यहाँ पे ये आपका साइड का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एल इंटू बी। तो आप वो वाला फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वो सभी जो प्रोग्राम्स अवेलेबल जिसके आपने अभी तक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, वो सभी प्रोग्राम्स ट्राई कीजिए कि मैं आप ये कैलकुलेट कर सके। ओके, ये मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आप अगर ये प्रोग्राम करने की कोशिश करोगे तो आपको आगे इजी जाएगा बाकी के प्रोग्राम्स करने में, इससे हमको आइडिया मिल जाती है। चलिए, तो ये हमने अभी क्या कर दिया, एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखे जिसके थ्रू हमको समझ में आया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि भाई सपोज सपोज कंसिडर कीजिए, अ, अभी हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है। अभी सपोज कंसिडर कीजिए कि मुझे चेक चेक करना है, डिसीजन अगर चेक करना है तो सपोज कंसिडर कीजिए कि डिसीजन के लिए मुझे क्या करना है। तो हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट ऑलरेडी है, उसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट यानी डिसीजन के लिए अप्लीकेबल होता है। सपोज कंसिडर कीजिए कि मेरे पास दो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे एक 10 वैल्यू है और एक यहाँ पे 13 वैल्यू है। तो आपको पूछा पूछा गया है कि भाई इसमें से इवन नंबर और ऑड नंबर कौन सा है। तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, है ना। 10 सर इवन नंबर है और 13 ये जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, ये आपको पता है। मगर आपको इसके लिए अगर प्रोग्राम बनाने के लिए बोला तो किस तरीके से बनाओगे? तो सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई आप इनपुट कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, मगर हमारा आउटपुट जो है वो एक तो इवन में आना चाहिए, नहीं तो ऑड में आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 10 और 13 हमारे पास नंबर है, तो इसका डिसीजन लेना है। तो हमको ये पता है कि अगर ये दो नंबर है तो इफ इफ 10, अगर 10, हमको पता है कि अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 से करते हैं और उसका आंसर अगर 0 आता है, डिवाइडेड बाय 2। अभी आपको पता है कि डिवाइडेड बाय 2 ये हमने मैथ्स में पढ़ा है, मगर हमारा कल का ही मैंने बताया था कि रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो हम बोल पाएंगे कि भाई ये क्या है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर आप इनपुट कर रहे हैं और उसको मॉड ऑफ 2 करते हो और उसका रिजल्ट अगर 0 आता है, मॉड ऑफ 2 यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर हमारा क्या रहेगा, और इवन नंबर रहेगा। और अगर सपोज जो नंबर हम ले रहे हैं उसका मॉड ऑफ 2 करते हैं और वो नंबर का मॉड ऑफ 2 अगर नॉट 0 आता है, यानी अगर वो 0 नहीं आता है, तो वो नंबर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ओके, तो हमें तो ये कंडीशन तो मिल गई, यानी कंडीशन तो हमको समझ में आ गई कि ऐसा अगर है तो ऐसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या अदर कोई लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट है जिसे हम डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं। तो इफ है और दूसरा है एल्स। अगर सपोज ये ऐसा होगा, अगर इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, अगर ये वाला ट्रू है, सपोज कंसिडर कीजिए कि अगर ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ की इसमें ये स्टेटमेंट अगर डालता हूँ तो ये ट्रू है, तो ये नंबर क्या बनेगा आपका, ये इवन नंबर बनेगा। ओके, इवन नंबर बनेगा। अदरवाइज ये अगर ट्रू नहीं है तो ये नंबर क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने इनपुट किया है, व्हाट इज दिस, ये जो इनपुट किया है ये क्या है, मेरी लॉजिकल कंडीशन। देखो मैं सिंपली अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, सिंटेक्स बना रहा हूँ इफ एल्स का। ये क्या है मेरा लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल कंडीशन के बाद जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे वो आप स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में भी हमने बोल रहे हैं कि भाई अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला पोर्शन मीन्स ये कंट्रोलिंग है। ठीक है ना, डिसीजन हमारे इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ये जो लॉजिकल कंडीशन हम डिफाइन करने वाले हैं, इस लॉजिकल कंडीशन पे हमारे डिसीजन डिपेंडेंट है। तो इस केस में हमारी लॉजिकल कंडीशन क्या बनती है वो हम देखेंगे, और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देखेंगे। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये सिंटैक्स है किसका, इफ एल्स का। अगर सिंपल इफ अगर लेते हो तो दिस इज द सिंपल इफ, मीन्स ओनली वन कंडीशन इज ट्रू। एल्स पार्ट इसलिए लिखना है क्योंकि अगर वो नहीं है तो ये है एल्स पार्ट, यानी इफ इफ दिस इज ट्रू, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, अगर एल्स नहीं है, वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, सिंपल। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे ये वाला ध्यान देते हैं, और हम यहाँ पे इफ एल्स का प्रोग्राम यही जो बोला है वही हम करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमको एक प्रोग्राम इनपुट करना है, यानी एक क्या लेना है, सी आउट, एक सी आउट स्टेटमेंट लेना है, और हमको बोलना है, क्या बोलना है, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ओके, कोई भी नंबर आप इनपुट कर दो। इनपुट करने के लिए हमने पता है क्या चाहिए, नंबर, ठीक है, नंबर चाहिए हमको। उसके बाद क्या करना है, हमने बोला है कि इफ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वो नंबर मॉड ऑफ टू अगर है, अगर इज इक्वल टू टू है, तो क्या है, क्या होना चाहिए, दैट नंबर इज, ये मॉड चाहिए यहाँ पे, एंड आ गया, कहाँ पे मॉड, 5 के इसमें, ठीक है, ये मॉड ऑफ टू है, मॉड ऑफ टू है, तो दैट नंबर इज सी आउट, क्या होना चाहिए वो नंबर, इवन नंबर। ओके, ओके, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सी आउट क्या, और नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू होगी कंडीशन, तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा। नहीं अगर है कंडीशन ट्रू, तो ये डायरेक्टली या इस नंबर यहाँ पे जंप कर देगा, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जंप कर देगा, ठीक है। तो हम अभी एल्स क्यों लिखा था सर, वो भी बताता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमने नंबर बताया ही नहीं, तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई नंबर जो ले रहे हैं, दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू। ओके, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करते हैं। एंटर एनी नंबर, सपोज मैं यहाँ पे 35 देता हूँ, 35 जैसे ही ये आएगा तो 35 मॉड ऑफ टू करेगा, इज इक्वल टू जीरो मिलता है क्या, वो चेक करेगा, नहीं मिला उसने, उसको इज इक्वल टू रिमाइंडर जीरो मिलेगा क्या, 35 मॉड ऑफ टू, नहीं, नहीं मिलेगा, तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई वो ऑड नंबर है, ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया ऑड नंबर है। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगेन मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई एंटर एनी नंबर, सपोज मैं यहाँ पे 60 देता हूँ, तो 60 मॉड ऑफ टू 30, तो जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इवन नंबर बोला और ऑड नंबर भी बोला, मगर भाई दोनों तो नंबर नहीं हो सकता ये, एक तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एल्स लिखना रिक्वायर्ड है। एल्स लिखेंगे तो वो क्या करेगा, एल्स जैसे ही मैंने लिखेगा तो वो सिंपली क्या करेगा, भाई अगर ये ट्रू कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली देन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली देन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी इफ और एल्स का, अभी इफ और एल्स देखिए किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, देखो, नाउ एंटर एनी नंबर, सपोज आई एम टेकिंग हियर द 25, नाउ अभी वो बता रहा कि ऑड नंबर है, तो हाँ पहले भी बता रहा था सर, अभी एल्स पार्ट आ गया। और सेकंड केस में अगेन, सेकंड केस हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो इवन नंबर की केस है हमारी, इवन नंबर में 60 डालता हूँ, तो अभी सिर्फ बोल रहा है कि इवन नंबर है वो, दैट 60 इज द इवन नंबर। इज इट क्लियर, मैंने सिंपल इफ ओनली दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, देन आफ्टर अगर आपके पास इस कंडीशन को ट्रू और फॉल्स ही चेक करना है, सपोज ये टी एंड एफ ही चेक करना है, सपोज ट्रू और फॉल्स चेक करना है, ओके, ट्रू और फॉल्स ही चेक करना है, तो इस केस में आप बोल सकते हो, और उसके बाद के अगर एग्जीक्यूट करने हैं स्टेटमेंट आपको, तो सिंपली इफ लिख लीजिए, कंडीशन चेक कर दीजिए, अगर वो ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते बैठेगा। समझ में आया, मगर हमको ये पता ना देखना है कि भाई वो कंडीशन ट्रू है या नीचे की कंडीशन ट्रू है, तो उसमें एल्स पार्ट रिक्वायर्ड है हमारा, ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है, अगर फॉल्स होती है तो आपको कुछ ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो एल्स लिखिए। अगर आपको फॉल्स एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और आपको नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, तो आप सिंपली लिख लीजिए, कोई भी कुछ भी लिख लीजिए, जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था, तो उस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये समझ में आया, इफ एल्स सिंपल्स प्रोग्राम लेके मैं बता रहा हूँ, इफ एल्स समझ में आया। ये नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से होता है, मल्टीपल टाइम्स क्यों चेक करना पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे ही आगे आगे प्रोग्राम लेंगे उसमें। ओके, तो ये समझ में आया, प्लीज रिप्लाई एनीवन।
माइक पे दे दीजिए, मैं स्क्रीन आया ना? ओके, ओके फाइन। तो ई फिल्स आपने भी गो थ्रू किए होंगे कभी ना कभी, तो हम यहाँ पे ये वाला ई फिल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे मैं अभी अगेन यहाँ से निकाल देता हूँ। और ये बड़ा सा अभी कमेंट हमारे बढ़ रहे हैं और प्रोग्राम भी हमारे एक एक हो रहे हैं। देखो अभी क्या होता है, ये हमने डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया। अभी और एक डिस्कशन करना है जो कि आपको लगेगा फास्ट हो रहा है, मगर दैट्स फाइन, बिकॉज सी प्लस प्लस का कोर्स है, सी का कोर्स नहीं है। मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है मुझे पता है, तो हम देखते हैं किस तरीके से लेके जाना है। ओके फाइन। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्कशन सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सपोज कंसिडर कर लीजिए कि भाई मुझे नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए, यानी जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि पर्टिकुलरली मुझे जीरो से लेके 100 तक के नंबर चाहिए, या जीरो से लेके 10 तक, 100 या 1000 तक के नंबर चाहिए, और उसमें से मुझे फाइंड आउट करने हैं कि इवन नंबर कौन से और ऑड नंबर कौन से हैं। तो अभी तो ये तो इनपुट के लिए ही बोल रहे हैं कि भाई इन बिटवीन दिस नंबर मुझे फाइंड आउट कर दो। तो ये तो फिजिबल नहीं है कि मैं हर एक नंबर इनपुट करूंगा और चेक करते बैठूंगा, हर एक नंबर इनपुट करूंगा और चेक करते बैठूंगा कि 0 1 ऑड है या इवन है, तो 2 ऑड है या इवन है, या 3 ऑड है या इवन है। ये हर बार तो चेक करना मुश्किल है ना। अगर मुझे यहाँ पे 10,000 बोल दिए तो 10,000 में से क्या निकालूंगा मैं? तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क होगा। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि 100 नंबर भी करना है, तो 100 टाइम एंट्री कौन करते बैठेगा? नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? तो फिर इसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, फ्लो का एग्जीक्यूशन, जो हमारा फ्लो होता है, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम, उसके लिए हमको कंट्रोल कौन से फ्लो स्टेटमेंट दिए। तो सपोज मैं यहाँ पे अ, उसको, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है इसके लिए, पर्टिकुलरली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आपको टाइम्स यानी सीरीज के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं, या कुछ आपको नंबर्स असाइन किए गए हैं, तो उस केस में हमारे पास 3 लूप होते हैं, उसे हम लूप कहेंगे। ठीक है, तो लूप हमारे पास 3 अवेलेबल है, जो कि सी में भी आपने देखा होगा। एक तो फर्स्ट फॉर लूप है, उसके बाद हमारा डू व्हाइल लूप है, डू और उसके बाद व्हाइल लूप है। ओके, व्हाइल लूप में यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन आती है, मैं बताता हूँ किस तरीके से है। और तीसरा जो है हमारा व्हाइल लूप है ओनली। ओके, व्हाइल लूप है। ये तीनों हमारे लूप है। ओके, तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, चलिए। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, मैं ये लिख रहा हूँ सिंपली, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, लॉजिकल कंडीशन चेकिंग, उसके बाद यहाँ पे एक तो इंक्रीमेंट या डीसीआर। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे भी आप अगर देखते हो कहाँ पे, डू एंड व्हाइल लूप में, डू एंड व्हाइल में भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे डू डू ब्लॉक रहेगा, और उसके बाद व्हाइल में लॉजिकल कंडीशन रहेगी, और डू के यहाँ पे अंदर ये INCR और DCR मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से ये करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड। उसी तरीके से यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अगेन व्हाइल लूप में भी मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ। देखो ये व्हाइल लूप, और उसके बाद यहाँ पे व्हाइल में तो ऑलवेज कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लॉजिकल कंडीशन, और अगेन यहाँ पे INCR और DCR। ओके, एक तो इंक्रीमेंट करो नहीं तो डिक्रीमेंट करो लूप को। चलो, ये हमारे सिंटेक्सेस है, ये हमारे क्या है, सिंटेक्स है। तो ये कब कैसे यूज करना है वो हम आगे आगे जैसे पढ़ते हैं तो वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। तो इन तीनों में डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस है। फर्स्ट जो लूप है, फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है, फर्स्ट और थर्ड, यानी मैं इस तरीके से अगर बोलता हूँ कि फर्स्ट और जो थर्ड है हमारा वो सेम है, यानी अभी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं, ये दोनों सेम वर्क करते हैं। ठीक है, मगर ये जो डू वाइल है ना, ये थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। डिफरेंस क्या है पता है? डू व्हाइल में विदाउट एनी चेकिंग कंडीशन, विदाउट एनी चेकिंग कंडीशन इट विल एग्जीक्यूट एट वंस। एक तो भी बार डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता ही, वन टाइम तो भी एग्जीक्यूट होता ही होता है, जो कि
व्हाइल लूप और फॉर लूप ऐसा नहीं करता। अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो एग्जीक्यूट होता है, अगर लॉजिकल कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट कर देता है। उसी तरीके से फॉर लूप में भी अगर लॉजिकल कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर लॉजिकल कंडीशन नहीं है, अगर लॉजिकल कंडीशन फॉल्स है तो ये कभी भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये दोनों में, किसमें, व्हाइल और फॉर में। मगर डू में क्या है, एटलीस्ट वन टाइम दिस लूप इज एग्जीक्यूट विदाउट चेकिंग, विदाउट बॉदरिंग ऑफ लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। एक तो लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो चलिए मैं इजी प्रोग्राम एक लेता हूँ जिससे हमको पता चले। तो वही प्रोग्राम लेता हूँ जो मैंने बोला है यहाँ पे, कि क्या लिखा है मैंने, हाँ, 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर और ऑड नंबर मुझे दिखा दो। तो चलिए मैं वही ऊपर और नीचे का जो ई फेल्स और ये फॉर लूप या व्हाइल लूप, जो भी आप लूप लेना चाहते हो वो ले लीजिए, और उसको मैं कंबाइन करके बता देता हूँ किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ठीक है, मुझे एक नंबर लेना है, मैं सी आउट ले लेता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई एंटर एनी नंबर। ओके, मुझे नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है, दैट आई हैव टू डिसाइड, सी इन, ठीक है, दैट नंबर। ओके, तो ये नंबर ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे आई एन टी एन ओ लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं फॉर लूप लिखता हूँ, चलो फॉर लूप लिखता हूँ, इनिशियलाइजेशन। मुझे ये बताना है कि 0 से वो नंबर तक जाएगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक जाना है, तो एनओ जो इनपुट करूंगा दैट एनओ इज नथिंग बट 100। ओके, तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या बोला है फॉर्मूले में, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, सपोज आई लिखता हूँ और 0 लिखता हूँ, तो दैट इज द इनिशियलाइजेशन, मीन्स आई की वैल्यू क्या है, 0। अभी मैं आई को चेक कर रहा हूँ कहाँ तक जाना चाहिए, आई इज इक्वल टू कहाँ तक होना चाहिए, दैट नंबर तक होना चाहिए। ओके, आई दैट नंबर तक होना चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई प्लस प्लस। ओके, आई एक एक से बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, दैट नंबर, जो नंबर आ रहा है, कि दैट, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीमेंट क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, आई को चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, तो इफ अगेन आई इज इक्वल टू, क्या लिखना है, आई मॉड ऑफ टू, आई मॉड ऑफ टू इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो क्या, तो क्या बताया है हमने, क्या बोला है, सी आउट, क्या लिखना है, क्या लिखना है, इवन नंबर। ओके, ठीक है, वो सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा, ये सिर्फ नंबर प्रिंट करेगा। ओके, एल्स पार्ट क्या लिखना है एल्स में, सी आउट, ये विद इन अ लूप है। ठीक है, ये हमको पता भी होना चाहिए कि हमको आउटपुट प्रिंट क्या कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई लिख लेता हूँ और यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी आई लिख लेता हूँ, यानी आई, और यहाँ पे मैं 100 नहीं लूंगा, मैं 10 लूंगा सिंपली एंटर करते समय, तो आपको 10 के बीच में भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया, मैं सेव करता हूँ, अगेन इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो हमारे 2 एरर तो दिख रहे हैं, दिस ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आ चुका है, सेव करता हूँ, अगेन रन करता हूँ, नाउ इट्स फाइन। ओके, देखिए, एंटर एनी नंबर, मैं 10 लेता हूँ क्योंकि 0 से लेके 10 तक जाएगा वो। देखो यहाँ पे लिख रहा है इवन नंबर 0, ऑड नंबर 1, इवन नंबर 2, ऑड नंबर 3, है ना, मगर दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, दिखने में अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे डबल कोट में स्लैश एन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी डबल कोट लिख लेता हूँ, न्यू लाइन पे आना चाहिए भाई, लूप है, तो सेव करता हूँ, और ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ से टर्मिनेट, और यहाँ पे एग्जीक्यूट। अभी और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे ये वाला, सॉरी, ठीक है, चलिए देखिए, अभी 10 लिखता हूँ, सिंपली 10 नंबर। देखो आपको इवन नंबर 0, ऑड नंबर 1, इवन नंबर 2, ऑड नंबर 3, इवन नंबर 4, 5 दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे 100 डालो या 1000 डालो या 10,000 डालो, यानी आपका लूप तो चला है, यानी 0 1 2 3 आपको दिख रही, सीरीज तो फॉर्म हो गई। सीरीज किससे फॉर्म हो गई, इससे फॉर्म हो गई, सीरीज किससे फॉर्म हो गई, इससे फॉर्म हो गई। ये क्या कर रहा है, जीरो है क्या आपका, आई आपका जीरो है क्या, आई तो इनिशियलाइज कर दिया 0,
हमने लॉजिकल कंडीशन चेक की, क्या चेक की, 0 से 0 इज लेस देन इक्वल टू या नो, इसका आंसर क्या है 0, और हमने ऐड किया है यहाँ पे 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो इसका आंसर ट्रू है, ट्रू है तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद उसने कंडीशन चेक की, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 मॉड ऑफ 2 अगर करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है क्या, हाँ, तो इसलिए उसने क्या किया, इवन नंबर प्रिंट किया 0। उसी तरीके से ये वाला 0 के लिए हो गया, उसके बाद ये अगेन यहाँ पे आया कंट्रोल, प्लस से एक से वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, नाउ अभी आई की वैल्यू 1 हो गई, आई में चेक किया उसने, आई इज लेस देन इक्वल टू एनो, तो 1 और 10 कंपैरिजन हो गया, ट्रू निकला, ट्रू निकला तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसने चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होने के बाद उसने ये वाला प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट, ओके, और आई में वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला ऑड नंबर इज इक्वल टू 1, ओके, अगेन 1 से इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट जैसे ही हुआ उसने यहाँ पे आया चेक किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यस ट्रू, तो दैट इज दैट काउंट सी आउट इज इक्वल टू इवन नंबर। तो इस तरीके से ये जब भी अप टू द लूप, अप टू द जो नंबर हमने डिसाइड किया है 0 से लेके 10 तक, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख रहा है आंसर, ओके। So it's a very simple program that I think so for the purpose of understanding। अभी यहाँ पे अगर मैं अगर सपोज आपको नहीं समझ रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इससे हमको क्या मिलेगा वो चेक करना अगर है, इससे हमको क्या मिलेगा ये अगर चेक करना है तो यहाँ पे सिंपली आप कर लीजिए, सी आउट लिख लीजिएगा, यहाँ पे सी आउट में लिख लीजिए नंबर्स, क्या आने वाले हैं वो चेक करना अगर है आपको, तो सिंपली नंबर्स में आउट आय की वैल्यू क्या है वो अगर चेक करनी है आपको, सही में आय 1 2 3 4 आ रहा है क्या, तो अगर ये चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, और इस तरीके से चेक करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आय की वैल्यू यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएंगी सीरीज के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आप नंबर डालोगे वो नंबर के थ्रू वो आउटपुट आ जाएगा, ओके। देखिए एंटर नंबर मैं 10 डालता हूँ तो 0 1 2 3 4 अप टू 10, ओके, क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक चलते ही रहेगा, हमने इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू यानी 10 तक जाना ही है उसको, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखता था, ये वाला लिखता था और सिंपली यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ, तो ये सिंपली सिंपली 10 तक नहीं जाएगा, ये 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 तो बड़ा हो जाएगा उससे, तो हम यहाँ पे 10 डालते हैं और चेक करते हैं, देखो 9 तक ही गया, 0 से लेकर 9 तक, हमने इक्वल टू जब डाला तभी वो 10 तक गया, ओके सॉरी, सेव, ये इस तरीके से हमारा लूप फॉर लूप चल रहा है, ओके। तो 10 नंबर्स, दैट्स इट। तो इसको ही मैं व्हाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसको ही मैं डू व्हाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो फॉर द टुडेज लेक्चर इट्स फाइन, सो एनी क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।